हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक कथा निधि में पाजेब पाठ लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म है 2 फरवरी 1905 में अलीगढ़ के पास कौड़िया गाँव में हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था आनंदी लाल था। और इन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, बिजनौर से की थी। और इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जो है कहानी संग्रह में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या। और निबंध संग्रह में है जड़ की बात, पूर्वोदय। और इनका जो निधन हुआ है जैनेन्द्र कुमार जी का 24 दिसंबर 1988 को हुआ है। तो इनको पद्म भूषण 1971 में और 1979 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो चलिए दोस्तों, हम पाजेब कहानी शुरू करते हैं। पाजेब मतलब पायल होती है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि बाज़ार में बहुत तरह की पाजेब आई थी। पैरों में पड़कर वो और भी अच्छी मालूम हो रही थी। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रही हैं। पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं था, जिस पाँव में जिस तरह से पड़ती थी उसी के अनुकूल हो जाती थी। तो पास पड़ोस में सभी लोग जो थे, छोटे बड़े बच्चे, सबके पैरों में आज वही पायल दिखाई दे रही थी, पाजेब दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग उस नई पायल को पहनना चाहता था। तो यहाँ पे लेखक बताते कि हमारी मुन्नी थी। मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम भी पाजेब पहनेंगे। तो बोली, यहाँ पे लेखक बताते हैं कि बोली कठिनाई से 4 बरस की रही होगी और वो बोलती पाजेब पहनने के लिए। तो मैंने कहा कि कैसी पाजेब? तो वो बोलती है कि जैसी रुकमन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। तो ये मुन्नी की फ्रेंड्स का नाम है। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा हम खरीद देंगे। तो बोली मैं आज ही मंगा लूँगी। तो वो बोलती है, मैंने कहा कि अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में लग गई और मन बहल गया और वो भूल भी गई की बात। और मुन्नी इतनी जल्दी बांधने वाली भी नहीं थी। फिर याद आया तो बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा तेरी पाजेब आपके इतवार मतलब संडे को ज़रूर मिल जाएगी। तो इतवार को फिर बुआ आई, पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारी यहाँ वहाँ ठुमकती रही। रुकमन के पास गई, शीला के पास गई, सबको अपनी नई पाजेब पहनकर उसने दिखाई। और सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियों की टखनों से इस टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई बुत सी सुघड़ लगती थी। और बच्ची की खुशी का ठिकाना ही ना था। अब हम यहाँ पे आशुतोष हैं। आशुतोष लेखक के बच्चे का नाम है। तो आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बहुत खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी गुड़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए अपने आसपास के फ्रेंड के पास लेके गए। उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो खूब थाली पीट कर थोड़ी देर वह ठुमकने लगी। मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी साइकिल लेंगे। अब कौन? आशुतोष बोलने लगा। तो बुआ ने कहा अच्छा बेटा, तुम्हें भी साइकिल तुम्हारे बर्थडे में दिला देंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। तो बुआ ने कहा अच्छी तू भी कोई लड़की है, जिद तो लड़कियां ही करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? तो बुआ की बात सुनकर जो है यहाँ पे आशुतोष मान गया और बोलता है कि ठीक है, हम अपने जन्मदिन पे बाइसिकल ज़रूर लेंगे। बुआ ने कहा हाँ, यह सब बात पक्की रही, जन्मदिन पर तो तुमको बाइसिकल मिलेगी ही। इस तरह वही इंतज़ार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्ची की बुआ चली गई। पाजेब का शौक तो थोड़े समय का ही था, वह फिर उतार कर रख दी गई जिससे कहीं खो ना जाए। पाजेब वह बारीक और सुबकू वजन की थी जो खासे दाम गल गए थे। अब यहाँ पे उनकी लेखक की पत्नी बोलती, श्रीमती जी ने कहा कि क्यों अच्छी लगती है ना, मैं भी अपने लिए बनवा लूँ। तब लेखक ने बोला कि हाँ क्यों ना बनाओ, तुम भी कौन 4 बरस की थोड़ी ना हो, 4 बरस से कम थोड़ी ना हो। तो खैर यहाँ पे लेखक आगे बताते हैं कि मैं अपनी मेज़ पर अपना काम करने लगा था और मेरी श्रीमती जी ने मेरे से पूछती क्या तुमने कहीं पाजेब तो नहीं देखी? तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मतलब क्या है? तो बोले कि कहीं देखे हो कि मेज पर तो नहीं रखी है, एक तो दूसरे पैर की मिलती ही नहीं है, जाने कहाँ गई है। तो मैंने कहा कि कहीं गई होगी। कहाँ गई होगी? यहीं कहीं मिल जाएगी। उन्होंने मेरे कागज़ के उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबों टटोल डालने का भी मंसूबा बना लिया था।
मैंने कहा यहाँ क्या कर रही हो श्रीमती जी? तो वह मुझसे पूछने लगी फिर पाजेब कहाँ जाएंगी? तुमने तो कहीं नहीं रख दी। तो बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे के करीब उतार कर दोनों को अच्छी तरह से संभाल कर उसे नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी नहीं है। मैंने कहा कि चलकर इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी है तो वहीं कहीं दूसरी फर्श पर छूट गई होगी और टूट भी सकती है, तो देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती है। इस पर श्रीमती जी के से कहा सुनी होने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझ पर देते हो। मैंने दोनों ही संभाल कर रखी थी। मैंने कहा संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं तो देख लो, नहीं तो फिर किसी ने निकाली होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल है कि हो ना हो बंसी नौकर, उनके घर का नौकर है बंसी ने नहीं ना निकाली हो। मैंने तो रखी यहीं पे थी। तो मैंने उससे पूछा भी तो बोली कि वो साफ मना कर रहा कि मैंने नहीं देखा। श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है। डांट कर कहते नहीं हो बंसी को बुलाकर वो जरूर पाजेब उसी ने ले ली है। तो लेखक बताते कि मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा, यह कहूँ कि ना भाई पाजेब दे दे। तो श्रीमती जी फिर गुस्सा हो गई और बोली तुम्हें तो ही उस नौकर को सिर पर चढ़ा कर रखा है, डांट फटकार ना देते हो, नौकर ऐसे ही सिर चढ़ेगा तो नहीं तो क्या करेगा? तो बोली कि बोली कि कह तो रही हूँ ना कि किसी ने उससे बक्से से निकाला ही होगा और 16 में से 15 यानी यही बंसी है, मतलब 99% चांसेस बंसी के ही हैं। तब लेखक फिर से बोलते हैं कि मैंने बंसी से पूछा, उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं पता। पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं, बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते ले जाएंगे। मैंने कहा तुम एक बार आशुतोष से भी तो पूछ लो। बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस कर खोजने लगा। मैं मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही, क्या यूं ही रह जाएगा? तुम ही को उसे पतंग की सह देने वाले हो। तो यहाँ पे लेखक फिर कहते हैं कि मैंने कहा जो कहीं पाजेबी पड़ी मिल गई हो तो उसे। तो बोली नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, अगर लेता तो बता देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस समय आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया था। तब श्रीमती जी ने कहा कि तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी, बस सारे दिन पतंग ही उड़ाता रहता है। कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई पूछ लिया करो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ दूंगी सब डोर और पतंग। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से पूछा कि क्यों बेटा, तुम्हें एक पाजेब मिली है, तुमने देखी तो नहीं? तो वह गुम था, जैसे नाराज है। उसने सिर हिलाया कि नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं है, सच सच बता दो। उसका मुंह और भी फूल गया, वह गुमसुम बैठा रहा। मैंने उस समय तरह तरह के मेरे मन में सिद्धांत आए। मैं स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना नहीं चाहिए। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह और प्यार से व्यवहार करना चाहिए। फिर मैंने बेटे से प्यार से पूछा, आशुतोष तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो, हम कोई सच कहने की सजा थोड़े ही देंगे, बल्कि ऊपर से इनाम भी मिलेगा। आशुतोष बुद्ध बना बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा हुआ था, बट वो सिर हिलाकर बोल रहा था कि मैंने नहीं ली है। उसने से तो फिर वो पूछते हैं तो नहीं ली, तो उसने सिर हिलाकर क्रोध में अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली। यह कहकर वह रोने को आया। वह रोया नहीं, आंखों से आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता जो होता दोष का लक्षण होता। मैंने कहा देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हो तो वह पाजेब मिल जाए तो लेके आना, हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आंसू से तुमने पूछ लिया क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे है, नौकर का तो काम यह है नहीं। श्रीमती ने कहा नहीं जी
आशुतोष भला क्यों लेगा। तो मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन न जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इसी समय आशुतोष को हमने अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती है। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उसे चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है। छुन्नू आशुतोष का फ्रेंड है। तो वह कुछ देर तक नहीं बोला। उसके चेहरे का रंग आ गया और गया। मैं एक छाया ताड़ना चाहता था उसके चेहरे का। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक ठीक बताओ कैसा हमारा सच्चा बेटा है। तो बड़ी कठिनाई से उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कह दिया कि अच्छा छुन्नू ने ली है। उसने सिर हिला दिया। तो बहुत ही स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुँह से बोलो छुन्नू को। उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों से उसे गोद में बिठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करो, अच्छे लड़के आंसू, हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से गोद में लिए उसकी माँ की तरफ देखा, उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल कर लिया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हो गई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी भलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, मगर उसके उस चेहरे पर उदासी दूर नहीं हुई। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब छुन्नू के पास है ना? आओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठ रहा। मैंने कहा, जाओ बेटा, लेके आ जाओ पाजेब। देन उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैं आग्रह किया तो बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मैंने कहा, तो फिर जिसको उसने दे दी होगी उसका नाम बता दो। वह सुनकर चुप हो गया। मैंने बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास ना हुई तो वो कैसे देगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी या नीचे जाकर तुमने छुन्नू को दे दी, फिर उसे कहीं पे इसे बेच दिए? कहाँ बेचने को कहा? मिठाई लाएंगे, पतंग लाएंगे, पाजेब छुन्नू के पास रह गए? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हुए। तो उसी के पास होनी चाहिए ना? हाँ, पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वहाँ जा। तो जो आशुतोष है वह जाना नहीं चाहता था। उसके मुँह से यही रट निकलती थी, अगर छुन्नू के पास नहीं होगी तो क्या देगा। उसकी जिद मुझे बहुत बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि कहीं तुमने तो उसे गाड़ दिया है? क्या किया, बोलते क्यों नहीं? तो वह मेरी ओर देखता रहा, कुछ बोला नहीं। मैंने डपट कर कहा, जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। वह अपनी जगह से उठा नहीं गया। तो मैंने उसे कान पकड़ कर उठाया, कहा, सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा तुम घर में काम नहीं रहोगे। घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस तरह से उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रहा। मुझे बड़ा दुख हुआ। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा, यह मैं कुछ समझ ना सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं होगी तो कहाँ से देगा। तो फिर लेखक बताते कि मैंने कहा, जितने में उसने बेची होगी वह दाम हम दे देंगे, जाओ तुम उसे कहो। तो छुन्नू की माँ तो कह रही थी कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोल रहा है। क्यों रे आशुतोष, तूने दी थी ना? इस तरह से दोनों के माँ में लड़ाई होने लगी। आशुतोष ने धीरे से कहता, हाँ दी थी। और दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी, कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छिन हो गए, औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैली। पड़ोस की स्त्रियों में हवा पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजी क्यों कर डाली? ऐसी कोई बात भला सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं ही तेज बोलती हूँ।
अब जाओ, तुम्ही उनके पास से पाजेब निकाल कर लाती क्यों नहीं? अब जा, तब पाजेब लेकर आऊँ तब मैं तुम्हें जानूँ। मैंने कहा, पाजेब से बढ़कर शांति है, अशांति से तो पाजेब नहीं मिल सकती। श्रीमती गुस्से में बड़बड़ाती हुई मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की माँ आती है। चुन्नू की माँ आने के बाद ही उनके बीच में गर्मा गर्मी होती है। उनके सामने मैंने कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। पाजेब कितने में है, कितने दाम में है, मैं दे सकती हूँ। मैंने कहा, आप ये क्या कहते हैं, बच्चे हैं बच्चे। चुन्नू अपनी सहूलियत से वो करते हैं। उसी समय मैं सुन्नू को बुलाकर सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बताता क्यों नहीं, तेने पाजेब देखी है? चुन्नू जोर से चिल्लाकर इनकार किया। बताया, आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी, वह पतंग वाले को दे आया। तब उसकी माँ देखकर कहा कि पहले तो यही कहता था कि मैंने नहीं देखी, अब कहता है देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर धम धम पीटना शुरू किया। क्यों झूठ बोलता है, चमड़ी उधेड़ देंगी। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पीटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं और कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देखता रहा। खैर, सबकी छुट्टी कर दी। जाओ बेटा, जाओ खेलो आपस में। और उसे माँ को बोला कि अब उसे मारिएगा नहीं। चुन्नू भी चला गया और सब चले गए। यहाँ पर वह चुन्नू की माँ पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, कहीं पाजेब हो निकल जाए तो कहना। मैंने कहा, छोड़िए, बेबात बिना मतलब की बात क्यों बढ़ाती हैं। मैंने उसे दिलासा दिया, बट वो उसका चुन्नू को पीट पीट कर हाल उसने बुरा कर दिया था। जिस भांति मैं बखेड़ा मतलब ये लड़ाई झगड़ा टालना चाहता था, वैसे झंझट लड़ाई झगड़े में मैं दफ्तर में नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कहा कि आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से पूछना, तो धमकाने से बात बिगड़ जाती है। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया कि 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दी। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह चुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ कर यह सब उसके पेट से निकाली है। 2-3 घंटे में मगजमारी करती रही। हाय राम, बच्चे का क्या जी होता। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन पतंग वाले का भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें ले लेता है। उसे तो पुलिस में देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उसे बताया कि बाहर ही खेल रहा है। मैंने कहा, बंसी जाकर उसे बुलाओ। बंसी गया। उसे आकर वे अभी आते हैं कहकर क्या कर रहा, चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर आशुतोष आए, तब मैंने गोद में लेकर प्यार किया। अरे आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम है। उसकी माँ ने खुश होकर के कि आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी बता दी। हमारा आशुतोष तो बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है, क्यों हजरत, तुमको 5 आने तो मिले हैं ना, हम 5 आने मांग लेंगे तो क्या हम ना देते। सुनो, अब से ऐसा मत करना। कमरे में जाकर मैंने उसे अच्छी तरह से पूछताछ की। बेटा, 5 पतंग वाले से 5 आने तो मैंने दे देना। इस तरह से मैंने पतंग वाले के पास उसे पैसे देकर भेजने लगे तो वो नहीं गया। जवाब में उसे एक बार कहा कि हाँ, दूसरी बार ना। मैंने कहा, यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है। हाँ बेटा, मालूम है ना। हाँ, पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए थे, तुमने क्यों नहीं लिए। वह चुप रहा। कन्या कितनी थी, बोलो। 2। बाकी 2 पैसे थे। हाँ, 2 अन्नी थी। हाँ। मुझे उसकी हाँ ना के बात में बहुत गुस्सा आया। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते, सच बताओ, कितनी कन्या थी और कितना क्या था। वह गुमसुम खड़ा, बोलता कुछ नहीं था। नहीं बोला, सुनते बोलो। आशुतोष डर गया था, कुछ नहीं बोला। सुनते ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार भी वह कुछ नहीं बोला। मैं कान पकड़कर उसके कान खींच लिया। बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे। वह डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ, और इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उठाकर लेकर कोठरी में बंद कर दिया। 10 मिनट के बाद फिर मैंने उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले ही ओठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद करके भी वह रोया नहीं। अच्छा, पतंग वाला कौन है? दाईं तरफ का चौराहे वाला। उसने कुछ ओंठों से बड़बड़ा दिए, जिससे मैं कुछ समझ न सका। चौराहे वाला, बोलो। देखो, चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत ले लेंगे, समझे ना। यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया। सच बात समझकर कहा कि देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ। पहले तुम दूर रहना। आशुतोष को
पैसे ले जाकर देने को कहना, अपनी पाजेब मांगना। अव्वल तो ये पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुम्हें पुलिस के सुपुर्द कर देंगे। और आशुतोष अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ और अपनी जगह खड़ा रहा। वो टस से मस भी ना हुआ। उसने सिर हिला दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने जब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज़ें दाम लगेंगे, भला 5 आने में रुपए का माल किसी के हाथ खो दोगे, जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, हाँ पैसे दे देना और अपने सामान वापस ले लेना। पर वह जाने को तैयार ही नहीं था। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा गुस्सा बुरा लगा। बोला, इससे बात क्या है, इसमें बात क्या है, इतनी मुश्किल क्या है, समझाकर बात कर लेना। सो समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं आएगा? उसने सिर हिला दिया, नहीं आऊँगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा प्रकाश इसे पकड़कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़कर आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आ जाएगी। इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश इसे गोद में उठा कर ले जाओ, जो चीज़ मांगे उसे बाजार में दिला देना, जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना भारी हो रहा। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना कि किसी भी बात की उसे समझ ही नहीं। मुझे गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलते नहीं, बिगड़ते हैं, मैं अपने आप को दबाता रहा। खैर गया तो मैं चैन की सांस ली, लेकिन देखता हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा, क्यों आशुतोष भाग गया? तो मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा घर में नहीं आ रहा है। वह पकड़ा हुआ है। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोला, जाएगा नहीं? वह बोला, नहीं। मैंने कसकर उसे 2 चांटे थप्पड़ लगा दिए। एकदम चीखा। वह फौरन चुप हो गया, वैसे ही मेरे सामने खड़ा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा, जाओ इसे मेरे सामने से जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। इस बार वह आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कोई दूसरा रास्ता ना दिखा। मार पीट कर मन को ठिकाना नहीं देने की आदत पड़ गई और कुछ अभ्यास ना था। खैर मैं इस बीच प्रकाश से कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत जरूरत नहीं। प्रकाश लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्लाया कि कहाँ है कि तुमने कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुम्हें क्या उम्मीद रखी जाए? और वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा जी हार मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा आ गई, लेकिन आदमी में एक साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते। मैंने उसे जगाया, हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, क्यों, क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट से चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध भाव। मैंने कहा कि या तो राजी चलो, नहीं तो इस कोठरी में बंद कर दिए जाओगे। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव ना पड़ा, ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर उसे पकड़ कर लाए, समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपये दिया। कहा बेटा इसे एक पतंग वाले को दे देना, पाजेब मांग लेना, घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 आने में पाजेब दी थी? ना हो तो छुन्नू को भी साथ ले लेना। वह चुपचाप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था कि इतने में सामने बुआ आ गई। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रख कर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा हुआ था। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने का उद्यत था, वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा कि प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते? बुआ ने कहा कि बात क्या बात है? मैंने पुकारा, बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने ले गए। बुआ ने कहा, उसे सता क्यों रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं है। फिर मैंने उसे इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की नहीं होती है, मोहल्ले में भी होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चाएं स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार
कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इसमें इनमें वह कागज़ है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ। यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब में से हाथ डालकर पाजेब निकालकर मेरे सामने की जैसे सामने बिच्छू। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या है। बोली कि उस रोज़ भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। तो इस तरह से जो खोई हुई पाजेब किसके पास मिली? बुआ के पास। और लेखक जो है अपने बच्चे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो इस तरह से हम जब अगर हमारा बच्चा सही बोलता है, बार बार जिद करता है, तो हमको उसकी बात माननी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।